नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि ड्राइवर के साथ 3 लोग महाराज महंत के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, जहां मॉब के उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। भीड़ में पुलिस के सामने ही इन लोगों ने लाठी डंडों से हत्या कर दी। पुलिस के होने के बावजूद इस तरह की घटना को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस बीच मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी। महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या को लेकर अयोध्या में संत समाज आक्रोशित है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। रामनगरी के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा, विश्व का संत समाज इस हत्या के विषय में निर्णय लेगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार हिंदुत्व की सरकार है, पहले मंदिर फिर सरकार की बात करती थी, जिस हिसाब से वहाँ पर साधु के साथ निर्मम हत्या, जबकि इस समय जो महामारी चल रही है, इसके नाते कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उस वीडियो में संख्या लमसम 300 से 400 की संख्या है और 200-300 लोग मिलकर और 2-3 साधुओं की निर्मम हत्या किया। इसके नाते बैठना पड़ा हमको धरने पे। प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग है कि वहाँ पर साधु को आप देखेंगे कि साधु उस वीडियो में देखा जा रहा है कि साधु पुलिस को बार बार सहायता ले रही, पुलिस को पकड़ रही है। पुलिस वाले साधु को ढकेल दे रहे हैं और भीड़ के हवाले कर। ये बहुत दुखद घटना है। जिस प्रकार के संतों की हत्या हुई है, ये जूना अखाड़े के संत थे, पालघर में जा रहे थे और उनको घेर करके विरोधियों ने जिस प्रकार की हत्या की है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसलिए महाराष्ट्र के नहीं, हमारे केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले और जिन हत्या की है जिन लोगों ने, उनको पकड़ करके और उनको फांसी दिया जाए। ये अपराधी हैं। ये इसी प्रकार से अन्य संतों का भी हत्या करते रहेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में जो मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई, उसके बाद उद्धव सरकार निशाने पर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मसले पर सरकार का रुख भी सामने रखा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। लोग इस मसले को भड़काने की कोशिश ना करें। बता दें कि मॉब लिंचिंग घटना में भीड़ ने 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। उद्धव ठाकरे ने घटना को लेकर कहा कि यह हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मामला नहीं है। इस बारे में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हुई है। हर किसी को इस बारे में समझाया गया है कि यह धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई, इस कारण इनकी हत्या हुई। लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नाही। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक चांगला अधिकारी, आपला डीजी सीआयडी क्राईम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राईम कडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही।
मुंबई के पालघर जिले में चोरी के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हुई मॉब लिंचिंग से कई सवाल खड़े होते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, बहुत बड़ा वाकया है, हजारों आदमी इकट्ठा हो गया, तो इसके लिए सिर्फ रिपोर्ट मंगा लेना काफ़ी नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे कदम उठाएं कि भविष्य के अंदर ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जब लोग भूखे होंगे तो इकट्ठा होना उनकी मजबूरी हो जाएगा। इसलिए सरकारों को चाहिए कि गरीब लोगों तक, उनके दरवाजे तक खाना भिजवाएं, उनका पेट भरें। अगर ऐसा होगा तो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सर, इस सिचुएशन में 2 पुलिस वाले और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो जिम्मेदार हैं पुलिस के लोग, निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि इतने हजार आदमी इकट्ठा हो जाएं और पुलिस को पता ना चले। यही काम यहाँ मरकज के अंदर हुआ है, हजारों आदमी इकट्ठा हुआ और पुलिस आंखें बंद करती रही और यहाँ पे पुलिस को डिफेंड किया जा रहा है। यहाँ पर भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पालघर में हुए मॉब लिंचिंग पर महाराष्ट्र के स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। पालघर में जो इंसिडेंस हुआ, जो वाकया हुआ है, उसमें कुछ लोग, 3 लोग बिना सरकारी परमिशन के सूरत जाना चाहते थे करके उन्होंने जो मेन रोड था, वो मेन रोड से न जाती उन्होंने जो दूसरा ग्रामीण इलाके से जो रास्ता था वहां से वो जा रहे थे। वहां से जब जा रहे थे तो वहां के गांव वालों को ऐसा लगा, पालघर में तो पूरा ट्राइबल इलाका है, वहां पे उनको ऐसा लगा कि ये जो लोग आए ये शायद बच्चे उठाने के लिए यहाँ पे आए। इस प्रकार की अफवाह वहां फैल गई। उसके वजह से वहां पे काफी बड़ी तादाद के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। वहां पे हालांकि हमारी पुलिस थी, पहले 5-6 पुलिस थी, बाद में 10-12 पुलिस और आई। वहां पे उन्होंने 15-20 हमारी पुलिस थी, लेकिन जो लोग वहां पर बड़ी तादाद में थे, वहां पे हमारे पुलिस ने 2 राउंड भी फायर किए। लेकिन जो अफवाह फैल गई थी, उसके कारण जो रोष लोगों में था, उसके कारण काफी बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी। उसके कारण वो दुर्घटना हुई है। बड़ी अफसोस की बात है। लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक बनाने के लिए जम्मू की 15 साल की जुड़वा बहनों ने एक गाना बनाया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना मिली है। पीएम ने इस गाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि साइबा और सायसा गुप्ता जैसे युवाओं पर गर्व है, वे कोरोना वायरस को हराने के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जम्मू के रिहाड़ी इलाके में 10वीं की परीक्षा दे चुकी जुड़वा बहनों ने खुद ही ये गाना लिखा और फिर इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और फिर अचानक ही गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे साझा किया। इसको भारत से कैसे भगाए, जिंदगी को हम कैसे बचाए, कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, है ये वायरस पल भर में दबोचे, कैसे बचना है मिलकर ये सोचे, भीड़ वाली जगह पर न जाए, घर में रहकर समय हम बिताए, इस कोरोना को मिलकर हराए, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाए, गले मिलने से परहेज करना,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। मजदूर काम पर लगाए जा चुके हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी एहतियात भी बरते जा रहे हैं। एक अधिकारी के अनुसार मनरेगा का काम 37 ग्राम पंचायतों में शुरू किया जा चुका है, जिसमें 10,000 मनरेगा मजदूर काम पर लगाए गए हैं। Here, MG Narega works have started in 37 gram panchayats from today onwards. Nearly 10,000 workers are working today, and this particular work will contribute a lot for water harvesting, and this will help in when rain comes storage of water. And we have trained all the workers of MG Narega in wearing of the masks, and you can see strict social discipline is being followed. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहैया कराए जा रहे संसाधनों में सरकार की तेजी को रेखांकित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। देखिए, मेडिकल किट की जैसे जैसे देश की आवश्यकता, एक समय में हमको पहला 1 लाख करने में 1 से 1.5 महीना लगा था। आज तो हफ्ता भर में हम लोग 1 लाख टेस्टिंग कर दे रहे हैं। भारत में रैपिड टेस्टिंग भी शुरू हो गई, ऐसे स्वास्थ्य विभाग ने सभी को बताया है। मैं मानता हूं देश में धीरे धीरे लॉकडाउन, टेस्टिंग, प्रोएक्टिव मेजर्स और समाज के सारे वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान को स्वीकार करते हुए सब लोग लगे हैं। देश अच्छे की ओर जाए, ये सबकी कोशिश है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन के समय में गरीबों, मजदूरों को खाना खिलाना बहुत ही नेक काम है। जिस तरह मिड डे मील में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, वैसे ही इस लॉकडाउन के समय में करीब 2 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया, जो पुण्य का काम है। में बहुत सालों से बहुत जगह भी हो रही है। आज कोरोना के कारण देश भर में जो माइग्रेंट लेबर है, गरीब लोग है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो इंडस्ट्रियल लेबर है, सभी लोग काम चले गया। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण खाना भी मुश्किल है। वैसे लोगों को खाना खिलाना बोल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश भर के लोगों को अपील किया गया। और आज इस्कान भी जैसा स्कूल के बच्चे मिड डे मील्स खिलाने का जो किचन है, उसके साथ साथ नया किचन का भी शुरू करके आज एक अच्छे लगभग इस 1 महीने के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया इस्कान के द्वारा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सभी दानों में अन्नदान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तेलंगाना के सीएम ने तालाबंदी में ढील न देने का फैसला लिया है। सीएम के इस फैसले को हैदराबाद के लोग किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम रियाज है जी। तो ये जो रिलैक्सेशन को रोक दिया गया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इससे क्यों, तो अभी यहाँ पे पूरा जो है क्लियर नहीं हुए ना, अभी बढ़ते जा रहे डेली। जब तक जैसा केरला में जो है कंप्लीट ख़त्म हो गया, यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। निकलेंगे फिर जो है होंगे, तो हम लोगों को दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ये अच्छा है, जब तक पूरा वाइप ऑफ नहीं हुआ, ये नहीं खोले तो अच्छा है। और गरीबों के लिए तो गवर्नमेंट कर रही है आपको, और अच्छा करे तो ठीक है। पब्लिक भी सपोर्ट करी तो बहुत अच्छा है। जो भी है अभी पूरे सेंट्रल के हिसाब से उन लोग देख रहे थे, बट स्टेट के हिसाब से देखें तो दे आर द राइट पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो मेरे ओपिनियन से, बिकॉज केसीआर जो अपना चीफ मिनिस्टर जो भी है, ही टुक द डिसीजन नॉट फॉर ओनली उनके साइड से डिसीजन नहीं लिए। ही इंक्वायर्ड विद द whomever MLAs, नहीं तो लोकल कॉर्पोरेट्स और कलेक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन, और हम लोगों को भी पूछा उन्हें। सो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली विद सम अदर जो भी रहते ना, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उन लोगों से पूछ के व्हाट एग्जैक्टली द पीपल आर नीडेड, उसको पहचान, उसके ऊपर उन्हें डिसीजन दिया। आई थिंक दैट इज़ अ फेयर इनफ डिसीजन। स्टेट गवर्नमेंट का सही है, क्योंकि अपने कहने जो आज का पोजीशन है 90 एबो है पॉजिटिव केस। अब इस वक्त अगर एकदम अपन छोड़ दिए करे तो और बढ़ जाने की कोशिश चांसेस बहुत रहते हैं। अब
अपने कने पूरे कंप्लीट हो गए तक अपने कने एक 0 आए तक ये कंटिन्यू करना ही सही है। जो भी कर रहे अपने वहाँ से कर रहे। हम सही रहे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दो भी बराबर है अपनी जगह, लेकिन गरीब आवाम की भी सोचना चाहिए। 20 तारीख को खोलते वो तो काफ़ी लोग खुश हो गए थे, जैसे मैकेनिक शॉप है, वो है, ये है, ठीक है, उसके बराबर में रोज़गार नहीं मिल रहा ना, उसका भी सोचना चाहिए। ठीक है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे, उधर इधर बंद है, कोई बात नहीं, बंद कर रहे अच्छी बात है, फिर गरीब आवाम मर जा रही है ना खाने के लिए पीने के लिए, उसके बारे में कौन बोलेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने पालघर मॉब लिंचिंग पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। नहीं, एक ध्यान में रखना चाहिए, ये घटना कैसी हुई पहले लोगों तक जाना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के सोशल मीडिया के ऊपर गलत फहमी फैला रहे हैं कि उसे मुसलमान थे मारने वाले, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा है कि एक गाड़ी जिसमें 2 साधु थे और वो गुजरात जाना चाहते थे। गुजरात जाने के पहले वो अंदर से यानी डायरेक्ट रोड से जाने के बजाय वो पकड़े जाएंगे, इसलिए त्र्यंबकेश्वर में गए। त्र्यंबकेश्वर वहाँ एक बड़ा मंदिर का यात्रा का ठिकाना है और वहाँ से फिर वो नगर हवेली में जा रहे थे, तो उनको गुजरात में जाना था। तो नगर हवेली के रास्ते के ऊपर उनको पुलिस ने ये किया कि आप जा नहीं सकते, इसलिए वापस जब घूमे तो वापस आते वक्त गढ़ चिंचले नाम का गांव है, वहाँ वो पूरा आदिवासी का गांव है। उन्होंने गाड़ी वो रोकी और उनको मारपीट करने लगी। तो पुलिस कैसे आई उधर मुझे मालूम नहीं, कि पुलिस आई, पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की, लोगों को समझाने का काम किया और 2 और साधु थे उनको गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को बिठा रहे थे। तो फिर वो गड़बड़ हो गई, कहाँ लेके जा रहे हैं ये वो, और फिर मारपीट हुई। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे साधन नहीं थे और पुलिस संख्या भी बड़ी कम थी, 2-4 लोग होंगे और वहाँ तो बड़ी भीड़ थी। भीड़ उनके दिमाग में ये बात कई दिन से रही है कि ऐसे लोग आते हैं और बच्चों को भगा के लेके जाते हैं, उनकी किडनी निकाली जाती है और बच्चों को फेंक दिया जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज के रेंजर अनिल कुमार पेन्यूली ने साफ किया है कि चीला रेंज में कोई भी जानवर कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, यह अफवाह है। उन्होंने समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के किसी भी खबर को प्रसारित ना करें। साथ में भी यह भी कहा है कि जो भी चैनल इस प्रकार की खबरों को चला चुके हैं, कृपया इसका खंडन करें। पाया गया है कि कुछ एक टीवी चैनल पर चीला रेंज में हाथियों को कोरोना संक्रमण के बारे में खबर चल रही है। ये खबर बिल्कुल ही निराधार, बेबुनियाद और भ्रामक है। ऐसा कोई केस नहीं है। चीला रेंज बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हम न केवल हमारे पालतू जानवर बल्कि हमारा पूरा स्टाफ और जंगली जानवर हमारे पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं। हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, स्टाफ पूरा प्रिकॉशन ले रहा है। बाहर से आने जाने वालों पे प्रतिबंध है, तो कोरोना का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा, पत्रकार लोगों से, कि इस तरह की खबरें बिना किसी तथ्य को जाने हुए न छापें। इससे पब्लिक में पैनिक फैलने की बहुत बड़ी संभावना है। और मैं अर्ज करूंगा वो चैनल से भी जिसने ये खबर चलाई है कि इस खबर को अपना खंडन करे और सही खबर चलाएं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता की मृत्यु पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक जताया है। अत्यंत दुखद खबर है, लेकिन ये भी सच है कि वो काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी एक बहुत अच्छे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे वो एक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं यमकेश्वर ब्लॉक के। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और उनका जो सामाजिक योगदान है, निश्चित रूप से उनकी याद ये वहाँ का समाज हमेशा करता रहेगा। यमकेश्वर काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है पौड़ी जिला मुख्यालय से और वहाँ पर उन्होंने एक महाविद्यालय की भी उन्होंने वहाँ पर स्थापना की और जिसमें आज सैकड़ों बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं। विशेषकर जो बेटियां हैं, कई बार घर से लड़कों को तो लोग बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए माँ बाप, लेकिन बेटियों को संकोच बस
असुरक्षा के भाव के कारण नहीं भेजते हैं, तो उन्होंने उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। आईसीएमआर और आईसीईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए किट को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डिफेक्ट बताए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, बात ये है, पूरा देश भर किट चल रहा है, किसी ने आरोप नहीं किया, सारे चीज खराब हो जाता है बंगाल में घुस के। तो देखिए, पहला तो बात है, मैंने 4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी दिया था, 10 पॉइंट्स लेटर। उसमें मैंने उनको कहा था कितना किट आप केंद्रीय सरकार से रिसीव किया, उसमें कितना किट का आपने कहा भेजा और उसका व्यवहार क्या हुआ, अनयूज्ड कितना है, उसका लिस्ट तो कम से कम जारी करे। अभी तक उसका कोई जारी नहीं हुआ। और दूसरा बात है, हमको जानकारी है बहुत सारे जिला में किट गया लेकिन उस किट का व्यवहार नहीं हुआ। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर को ही कहना चाहता हूं, जो किट व्यवहार नहीं है उस किट का बारे में क्या सरकार ने निर्णय लिया उसका तो खुलासा पहले करे। तो एक किट खराब भी हो सकता है लेकिन उसको लेके इतना हल्लाबाजी करने का कुछ नहीं है। लेकिन बाकी जो किट आया सारे तो खराब नहीं है। पहले से तो जो किट आया कुछ तो नहीं बोला। जब राज्य सरकार कहा टेस्ट किया, किट भेजा, अभी तक क्यों उसका परीक्षण नहीं हुआ, ऐसा जब बात आया तब किट खराब होने का बात अभी राज्य सरकार सामने लाया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर कोई मदद कर रहा है। इसी कड़ी में अब गुजरात के पूर्व विधायक रत्ना बापा ठुमरे सामने आए हैं। बापा ने 17 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पेंशन के 51,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिए। इनकी चर्चा दिल्ली तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बापा को फोन कर उनसे हालचाल जाना। बड़ी बात यह है कि जब बापा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो लिफ्ट बंद थी। इसके चलते वे सीढ़ी चढ़कर ऑफिस तक गए। सीआरपीएफ एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला कर रही है तो वहीं कोरोना से लड़ने में भी जुटी हुई है। सीआरपीएफ ने अपने ग्रुप सेंटर में स्कूल को एक अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जिसमें 250 बेड का प्रबंध किया गया है। अस्पताल के साथ क्वारंटीन सेंटर भी तैयार किया गया है। इस सेंटर को अपने ही तरीके से मॉडिफाइड की गई मशीनों से सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, ग्रुप सेंटर में जो आज के समय में पूरा देश जिस संक्रामक बीमारी के लिए लड़ रहा है, उसमें हमने जो तैयारी की उसमें हमने सबसे पहले अपने जवानों को ये एहतियात दी है कि वो सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए जवानों को हमने सैनिटरी किट्स, सैनिटाइजेशन मास्क, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक इम्प्रोवाइज़ करके हमने जो सीवेज मशीन होती है उसमें हमने इस तरह से व्यवस्था की है कि उससे पूरे कैंपस के अंदर स्प्रे कर पाएँ। तथा साथ में जब कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या आसपास के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से भी कई बार डिमांड आती है तो हम पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन करते हैं। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3200 ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। 48 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को रोडवेज बस से घर वापस लाया गया है, जिसमें फतेहपुर जिले के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित थे। सभी छात्र छात्राओं को उनके घर वालों को वापस सौंपने से पहले इनको प्रयागराज मंडल ले जाया गया, जहां सभी की जांच की गई। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। अपने परिवार में पहुंचे बच्चों ने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। वहीं एसडीएम फतेहपुर पप्पू गुप्ता का कहना है कि जिले के 89 बच्चों की जांच प्रयागराज में कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें उनके घर वालों को सौंप दिया गया। यह सभी बच्चों को 14 दिन को होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और समय समय पर स्वास्थ्य की टीम इन पर निगरानी रखेगी। यह क्या है कि हम लोग तो बहुत परेशान थे, लाइट बंद कर बहुत परेशान थे। यही कहाँ का कम है कि बगैर परेशानी के हम लोग हर जगह गए। सरकार की पहल को कैसा कहेंगे? सरकार की पहल बहुत अच्छी थी। आपकी बच्ची आप तक पहुंच गई? हमारी बच्ची हमारे तक पहुंच गई। सारी जांचें हो चुकी हैं उसकी? सारी जांचें हो चुकी, सब निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं हमको पास में रखने के लिए। जी, हम लोग राजस्थान से हैं। यूपी के 7,500 बच्चे थे और पूरी मतलब कि बहुत अच्छे से किया गया। और वहाँ राजस्थान में तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, रेंट के लिए मांग कर रहे थे और खाना भी ढंग का नहीं आ रहा था। और झांसी तक तो खैर वहाँ राजस्थान की बस थी, फिर उसके बाद यूपी से हम लोगों की बस चेंज करवाई थी झांसी। तो आप क्या कहेंगी? आप योगी सरकार और मोदी सरकार के बारे में कुछ कहेंगी? हाँ, धन्यवाद देना चाहूँगी। वहाँ बच्चे जो बच्चे फंसे हुए थे उनको निकालने की मदद की। आने जाने में कहीं रास्ते में खाने पीने के लिए किसी तरह कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है? नहीं, टाइम पर खाना मिल जाता है हर जगह पे ना, प्रयागराज में। और झांसी, फिर झांसी के बाद हम ले गए इलाहाबाद, फिर आज सुबह वहाँ से आज शाम को निकले हम लोग 5 क्या बजे। कुछ बच्चे वहाँ रोके भी गए हैं क्या? नहीं, सारे वापस आ गए? हाँ, यूपी के सभी आ गए। लॉकडाउन के प्रभाव ये पड़ा था कि ताकि मेस में अच्छा खाना ही नहीं देते थे और रोज़ पर डे सर लॉकडाउन है तो सब्जी की दुकान ये सब खुली नहीं होगी, सब पर डे एक ही खाना मिलता था। और सर परेशानी तो हुई थी, लेकिन सरकार ने ये सब लॉकडाउन कर दिया तो ट्रेन वेन तो चल नहीं सकती थी। जब सरकार ने योगी ने वहाँ 250 बस भेजी स्टेट से, तो वहाँ परमिशन ली गई। तब हम लोग को यहाँ 6000 स्टूडेंट यूपी से यहाँ आए थे। फतेहपुर से कितने? फतेहपुर से सर 29 स्टूडेंट थे जो यहाँ बस आई, 3 बस आई थी फतेहपुर। अच्छा, आपको यहाँ पर सरकार ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपके घर तक, कैसा लग रहा है आपको? और सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? सर वैसे तो बहुत अच्छा है क्योंकि सर उतनी दूर सरकार ने किया है, सर ऐसे भी अच्छा रहे। मोदी सरकार और योगी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सर थैंक यू उन्हें कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए सोचा सर वहाँ, क्योंकि सर वहाँ पर डे कोरोना 30 या 35 ऐसे हो रहा था जगह। ये कोटा से बच्चे जो भी प्रयागराज मंडल के थे वो सारे 29 बसों में प्रयागराज पहुँचे थे मंडली मुख्यालय पर। वहीं पर इन बच्चों की सबकी जो है मेडिकल जांच हुई है और सभी की जांच नेगेटिव आई। उसमें फतेहपुर के 79 बच्चे थे, बाकी अन्य जिलों के भी थे, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद के बच्चे थे। तो उनको मैंने 4 बसों में जो है अभी भी ले करके 19 बच्चों को खागा उतारा है और 60 बच्चों को यहाँ पर फतेहपुर डाकघर में उतारा है। सब बच्चे अपने अपने गार्जियन के साथ जा चुके हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या सर? इस प्रकार कोई समस्या नहीं थी। वहाँ नाश्ता खाना सब व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की तरफ से।
किसी बच्चों को कोई सुविधा नहीं हुई। जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्देश जारी किए हाँ, गए ऐसे? निर्देश ये दिया गया है उनको कि 14 दिन अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगे और इस बात के लिए उनके सभी बच्चों से जो है सिग्नेचर लिया है कि आप जो है घर पर जाकर 14 दिन अपने घर में रहेंगे। उन सारे बच्चों के मोबाइल नंबर भी हमारे पास हैं और हम भी मोबाइल से उनको जो है बीच में चेक करते रहेंगे वो घर पर हैं या नहीं है। उनके गार्जियन को भी बता दिया गया है कि बच्चों को घर में ही 14 दिन रखेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के छिरौरा गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति का पूरा मकान जलकर खाक हो गया। साथ ही रामप्रसाद नामक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन की बद इंतजामी का मामला सामने आया है, जहां एक होटल मालिक ने कोरोना योद्धा डॉक्टरों को अपने होटल से बाहर निकाल दिया। होटल से निकाले जाने के बाद ये कोरोना योद्धा सड़क पर आ गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कोरोना योद्धा संक्रमितों का इलाज कैसे करेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर जो डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपको बता दें, होटल से निकाले जाने के बाद डॉक्टरों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है और उच्च अधिकारियों के आदेशों का इंतजार में है। यहाँ पर यह है कि हम लोग, हमारा जो लोगों का स्टाफ है स्वास्थ्य विभाग का, वो हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत है। वहाँ पर पॉजिटिव केस आने की वजह से हम लोगों को घर जाने की वजह से होटल में स्टे के लिए बोला गया और हमारा अरेंजमेंट मधुबन होटल दूरा कॉलोनी में किया गया। वहाँ पर जिस दिन से हम लोग आए, 16 तारीख में आए, 16 तारीख में हम आए हैं। उस दिन पर हम यहाँ पर आए, आकर हमने स्टे किया। उसके बाद में हमने कहा कि भाई कर्मचारी कोई सफाई कर्मी कोई नहीं आया, कूड़ा उठाने वहाँ पर कोई नहीं आया, किसी तरह की कोई सफाई के लिए नहीं आया। हमने होटल मालिक से बात की तो उन्होंने हमसे बोले भाई ऐसा है, यहाँ पर डॉक्टर साहब लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग भी नहीं आ पा रहे हैं और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा सफाई कर्मचारी। जो सिर्फ और सिर्फ होटल मालिक के जो वक्तव्य हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ही बोला है, बोले यहाँ पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि आप इन लोगों को आपने क्यों होटल दे दिया। तो बोले साहब वो हाजीम साहब की कॉल आई थी, इसलिए हमने होटल दे दिया। अदरवाइज़ किसी को है या नहीं है, मोहल्ले वाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है किसी से, ना ही हमने किसी ने हम पर ऑब्जेक्शन किया। सिर्फ और सिर्फ जो होटल मालिक है उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा साहब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बोले आप किसी शहर से बाहर आबादी में होटल देख लीजिए। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, फिर तो हम होटल छोड़ना पड़ेगा। दैट्स इस बात की हमने अपने जो प्रभारी हमारे जो कर इंसान है, हमने भागवत करा दिया है पूरी घटना। पूरा विश्व कोरोना जैसे इस वायरस की चपेट में है और इससे कोरोना वीर लड़ रहे हैं। हमारे देश में कोरोना वीर भी लड़ रहे हैं। पुलिस के जवान अपने घरों से दूर कई घंटों की ड्यूटी दे रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच असम के नागांव में पुलिस जवानों का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो असम का पारंपरिक डांस बिहू करते नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पुलिस जवान अपने आप को तनाव मुक्त कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे कोरोना वीर किस तरह से अपना तनाव मुक्त अपने आप को कर रहे हैं बिहू डांस पर, जो असम का एक नृत्य है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से जब्त किए गए वाहनों को 1000 रुपये के जुर्माने के साथ छुड़ाया जा सकेगा। इसमें जब्त किए गए दुपहिया और तिपहिया वाहनों को 500 रुपये में और अन्य वाहनों को 1000 रुपये दंड के साथ पुलिस स्टेशन से छुड़ाया जा सकता है। गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 213 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन मामलों में 239 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 5 वर्षीय बच्चे रोहित की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। जो इंतहा गांव के इस हादसे में मासूम के बोरवेल में गिर जाने की सूचना के बाद जिला प्रशासन की आपदा और राहत टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मासूम को बाहर निकालने की कवायद को तब झटका लगा जब बच्चे के बोरवेल में पानी में डूबने का पता चला। बच्चे का शव निकाला गया तो चिकित्सकीय टीम ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले बोरवेल में ऑक्सीजन का पाइप पहुंचाया गया था ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एम्बुलेंस के माध्यम से ऑक्सीजन बोरवेल में भेजी जा रही थी, लेकिन बोरवेल के पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। एक और जहां देश भर में कोरोना के कहर के चलते लॉकडाउन है, लोग कोरोना के कहर से बचने को घरों में कैद हैं, तो वहीं गुरुजी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने में जुटे हैं। स्कूलों में छात्रों के लिए मिड डे मील बनाने के लिए राशन लॉकडाउन से पहले स्कूलों में पहुंच गया था। इसी राशन पर शिक्षकों ने डाका डाल दिया और राशन से भरी बोरियां अपने घरों में भरनी शुरू कर दी। इस बाबत अपर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मामले की जाँच करवाकर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई करने का दावा किया है। चंडीगढ़ से एक कांस्टेबल हरियाणा और हिमाचल के नाकों पर पार करता हुआ कंडा घाट पहुंच गया। हैरानी वाली बात यह है कि इस कांस्टेबल को रात को नहीं बल्कि दिन दहाड़े दोपहर को बाइक से कंडा घाट पहुंचा। बाइक सवार पुलिस की वर्दी में था और अपने पीछे इस महाशय ने एक महिला को बिठाया हुआ था जिसे यह शिमला छोड़ने जा रहा था। यह पुलिसकर्मी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था और जैसे ही कहीं नाका आता था वहां महिला को उतारकर उसे पैदल चलने के लिए कह देता था और बाद में फिर उसे लिफ्ट दे देता था। इस प्रकरण में पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। 18 तारीख की बात है, हमारा कंडा घाट थाने के अंतर्गत जो नाका लगा है वहाँ पे एक लड़की जो कि पैदल जा रही थी, उसका नाम अंजना शर्मा है, ये शिमला की रहने वाली है बेसिकली। इसको वहाँ पे जब पैदल चलने का कारण पूछा गया तो इसने अपना एड्रेस वगैरह बताया और इसने डिस्क्लोज किया कि ये चंडीगढ़ से आ रही है और एक बाइक की तरफ इशारा किया इसने, जिस बाइक पे वर्दी में एक लड़का बैठा हुआ था और ये जो बाइक वाला व्यक्ति है इसने बाइक को मोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसको जो है डिटेन कर लिया गया। पूछने पे इसने बताया कि इसका नाम मुकेश है और ये चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है, वहाँ पे पीसीआर वैन चलाता है। तो इसका वर्जन ये है व्यक्ति का कि जब ये ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था तो ये इसको लड़की मिली और इसने इससे मदद मांगी कि मैंने शिमला जाना है और ये बावर्दी बाइक पे इसको बिठा के जो है इस सोलन में एंटर कर गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पड़ाव थाना अंतर्गत फूलबाग चेकिंग पॉइंट पर बाइक सवार 2 युवकों से पुलिस ने 17 लाख रुपए जब्त किए हैं। यह 2 युवक 17 लाख रुपए दूध के डिब्बे और थैले में रखकर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा रुपयों को जब्त कर जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उक्त घटना पड़ाव थाना अंतर्गत आने वाली फूलबाग चेकिंग पॉइंट की है। ये डेली रूटीन जो लॉकडाउन था, चेकिंग चल रही लगातार पुलिस जब से लॉकडाउन हुआ है। फूलबाग में चेकिंग के दौरान फूलबाग चौराहे 2 व्यक्ति दिनेश गुर्जर और देवराज गुर्जर 2 सगे भाई हैं। ये बैंक के थैले में और दूध के डिब्बे में पैसा लेके जा रहे थे। उनको चेकिंग दौरान पूछा, सही कारण उनके द्वारा वहाँ नहीं बताया गया कहाँ से ला रहे थे, हालांकि इनका कहना है कि मैं बैंक से निकाल के ला रहा हूँ। फिर भी सही तस्दीक न होने के बाद वहाँ मौके पर जब्त कर पंचनामा बनाया गया है और इनको समय दिया गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर इसका सिद्ध करें कि आप कहाँ से ला रहे हैं। यदि सही पैसा होगा तो इनको वापस मिल जाएगा, गलत होगा तो फिर उस पर जो भी होगी कार्रवाई होगी। अच्छा, कितना पैसा अलग? 17 लाख इनका कहना, 17 लाख। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? लक्ष्मीगंज नेहरू पेट्रोल पंप के पास। कहाँ से आ रहे थे ये? आ रहे थे, बता रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया दीनदयाल नगर से कहीं से आ रहे थे। काय का व्यापार करते हैं? इनका तो खेती किसान है।
कर्नाटक में बेंगलुरु के पदारायापुरा क्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के संबंध में 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इलाके में कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों को पृथक करने आई पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर इन लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को घटना के बारे में बताया, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से एक ओर पूरा देश त्रस्त है। तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस आपदा से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि इस आपदा के समय में भी राजनीति जारी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम भेजने का फैसला किया है। ये टीमें राज्यों में कोरोना की जमीनी हालात और लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। हालांकि केंद्र के इस कदम का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया है। ममता ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का स्पष्ट कारण पूछा है। ममता ने लिखा है कि हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में IMCT को भेजने का जो फैसला लिया है उसका उद्देश्य समझ से परे है। यूपी के कुशीनगर में 175 विदेशी नागरिक कुशीनगर में फंसे हुए हैं। ये लोग अलग अलग देशों से महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब ये लोग अलग अलग स्थानों पर पेड़ों पर और तंबुओं में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से जहां स्वदेशी लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, तो वहीं कई विदेशी नागरिक इस लॉकडाउन की वजह से अपने देश वापस नहीं जा पा रहे। इन लोगों में 139 थाईलैंड के हैं, जबकि 36 रूस, अमेरिका, जापान, चिली और मैक्सिको देशों के हैं। ये सभी विदेशी नागरिक अपने अपने देशों के दूतावासों से वतन वापसी की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति सामान्य न होने के चलते ये सभी कुशीनगर स्थित विभिन्न बौद्ध स्थलों में ठहरे हुए हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न ये विदेशी नागरिक लॉकडाउन के चलते पेड़ों की डालियों पर आशियाना बनाकर और अस्थायी तंबुओं में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली। दरअसल कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली यानी मृत्यु स्थान है, जिसके चलते यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। इसके अलावा बौद्ध सर्किट के 5 महत्वपूर्ण स्थलों में कुशीनगर का विशेष स्थान है। इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक और बौद्ध भिक्षु हर साल लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। थाईलैंड से भी 139 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल बौद्ध सर्किट के भ्रमण पर निकला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये दल कुशीनगर में फंस गया।
इसके अलावा कुशीनगर घूमने आए 36 विदेशी पर्यटक भी लॉकडाउन के चलते अपने वतन नहीं लौट पाए। हालांकि इन विदेशी पर्यटकों और बौद्ध भिक्षुओं को जिला प्रशासन और LIU की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया ताकि इन सब लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो साथ ही इनके दूतावास भी लगातार इनसे संपर्क में हैं। श्रीनगर में आज के डेट में विदेशियों की टोटल संख्या जो कि ये लॉकडाउन का फंसे हुए हैं उनकी संख्या 175 की है, जिसमें 139 थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु हैं जो कि पूरे भारत में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए पैदल भ्रमण पे निकले थे। इसके अलावा यहाँ पे चिली, जापान, अमेरिका, मैक्सिको इन सारे जगहों के भी 1-2 यात्री विभिन्न मॉनेस्ट्री में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। स्थानीय स्तर पे प्रशासन के लोग आके इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और LIU द्वारा भी LIU के ऑफिसर्स भी आके इनकी देखरेख कर रहे हैं। इनको कहीं कोई सुविधा या असुविधा तो नहीं हो रही है। इसके अलावा इन सारे देशों की एम्बेसी की ये लोग टच में हैं। जैसे ही एम्बेसी द्वारा इनके जाने की कोई व्यवस्था की जाएगी ये कुशीनगर से सारे लोग स्वतः निकल। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन की वजह से लाखों विदेशी नागरिक इस समय भारत में फंसे हैं, जिसमें अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ नागरिकों को तो उनकी सरकारों ने भारत से निकाल लिया था, लेकिन कई विदेशी नागरिक अभी भी भारत में फंसे हैं। इनमें अमेरिका के 24,000 नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने पिछले दिनों अमेरिका जाने से इनकार कर दिया था। उनका मानना है कि भारत कोरोना वायरस की दृष्टि से अभी बाकी देशों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से देश में फंसे सभी विदेशी नागरिकों की निगरानी की जा रही है। कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट, ANP न्यूज। कश्मीर के बारामूला स्थित उरी में शनिवार को ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन होने की चपेट में आने से यूपी के अमेठी निवासी उत्तम सिंह शहीद हो गए, जिन्हें आज श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि दी गई। उत्तम सिंह के परिवार वालों को ये खबर मिलते ही शोक की लहर छा गई। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कल तक पहुंचाने की संभावना है। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से जहां पूरा देश थम सा गया है, तो वहीं दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जेब में पैसे न होने की वजह से अब ये लोग वापस गांव जाने के लिए जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस के चलते जहां हर रोज 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं संक्रमित मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में बने हालातों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने संपूर्ण लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन इस लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें काफी बढ़ा दी हैं। वहीं पंजाब के मनसा जिले में रोजी रोटी की तलाश में आए प्रवासी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, वो अब बेरोजगारी के चलते अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन बस और ट्रेन सेवाएं बंद होने की वजह से ये लोग न तो मनसा में कुछ कर पा रहे हैं और न ही इनके पास अब पैसे बचे हैं। इन लोगों ने बताया कि हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं और खाने पीने के लिए राशन भी नहीं है, जिसके चलते इन लोगों ने जिला प्रशासन से उन्हें वापस उनके गांव भेजने की मांग की है। मानसा पंजाब में काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं। हम मजदूर पेशेवर जो यहाँ हैं, कोई POP का काम है, पत्थर का काम कर रहा है। हमें जो काम करने की सुविधा नहीं है और हमें सरकार परेशान करके यहाँ रख रखी है। हमें या तो राशन दे और खाने पीने की व्यवस्था करे, अकाउंट में पैसा डाले, और हम लोग हमारे ऊपर हम एक जिम्मेदार आदमी हैं। हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं, सोच में हम यहाँ मर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 7-8 साल से रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या को उधर तो कुछ नहीं है, लेकिन सर कोरोना की वजह से सारी समस्या हो गई है। हम लोग बिल्कुल कमरे में बंद हैं। सिर्फ पहले तो रोटी मिल जाती थी, अब क्या है, राशन मिल गया, एक दिन मिल गया, तब से कोई खबर लेने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग खाएं या मरे कोई पता, सरकार को ना पता है ना तो किसी को भी कुछ खबर नहीं है। हम तो यहाँ पे किसी तरह तो अपना पेट भर रहे हैं, चलिए सरकार दे रही है, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे गांव की, हमारे घर की है।
बीवी बच्चे माँ बाप सब वहाँ पे परेशान हैं। सब सोच रहे हैं कि आखिर में वो लोग वहाँ पे परेशान, हम लोग यहाँ परेशान हैं। अब मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे आप अकाउंट में पैसे डाल दिया जाए या तो हमको घर भेज दिया जाए। यहाँ पर आइसक्रीम का काम करने आइसक्रीम की फैक्ट्री में आया था। अब उन्होंने ताला लगा दिया है और कहते हैं यहाँ से जाओ, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, ना हमारे पास पैसा है ना खाने के लिए कुछ है। अब बोलो ऐसे में क्या किया जाए? हमारे लिए या तो हमारे पिंड पहुँचाया जाए, गांव पहुँचाया जाए, या फिर हमारे लिए खाने पीने के लिए राशन दे। हमारे बीवी बच्चे वहाँ पर पड़े हुए हैं और हम यहाँ पर रहेंगे। वहीं इस बारे में जब हमने डिप्टी कमिश्नर गुरपाल सिंह चहल से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। जो लोग चाहें तो शेल्टर होम में ठहर सकते हैं और जहां तक उनके खाने पीने का सवाल है तो पहले लंगर आदि की व्यवस्था थी, लेकिन अब हमने उन्हें राशन की किट मुहैया करवाई है। बाकी जहां तक वापस जाने का सवाल है तो अभी इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है, जिसके चलते उनका वापस जाना संभव नहीं है। मेरे को शेल्टर होम्स है कि मेरे को शिफ्ट हो जाना करवाने मालकों के नाल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। देखो जिद तक तो उन्होंने खाने की डिमांड है, उन्होंने ऑलरेडी मैं जी राशन दी किट्टां भेजती पहला लंगर भी जाता रहा, हुण राशन दी किट्टां जो भेजती ड्राई राशन दी आपका खाना आप तैयार करन लग गए। जिद तक छत्तीसगढ़ जाने की गल है तो इंटर स्टेट मूवमेंट बिल्कुल बंद हुई भी है। दूजी गल कोई सोर्स भी नहीं है जाने का, ट्रेन वगैरह सारियां बंद ने तो उन्होंने उन्नी देर इत्थे ही रहना पैना। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते रेल और बस सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन ने लोगों को एक स्थान पर ही रुके रहने की अपील की है ताकि मूवमेंट के चलते कोरोना वायरस ना फैल सके और लोगों को बचाया जा सके। हालांकि दूसरी तरफ लोगों में बेरोजगारी बढ़ने से अब उनकी चिंता काफी बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शासन प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मनसा से विनोद गोयल की रिपोर्ट, ANV न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर महाराष्ट्र सरकार के नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ उन्होंने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। दो साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई है, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो कहीं ना कहीं हमारे रूह को कपा देने वाली घटना है और इस घटना के लिए जो भी लोग जवाबदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उस भीड़ में जो शामिल 100 लोग थे, उन 100 लोगों के खिलाफ या 101 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हत्या का मामला है, यह एक नरसंहार है, यह एक जघन्य हत्याकांड है और ऐसे हत्याकांड करने वाले जो मॉब लिंचिंग में शामिल जो भीड़ में जो खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इनके खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तब जाकर के भीड़ में शामिल होकर के एकदम से निर्दोष लोगों को मारे जाने की जो एक प्रथा शुरू हुई हमारे देश में, हमेशा के लिए कुप्रथा खत्म होगी। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से कि जितना जल्दी हो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मॉब लिंचिंग के शिकार हमारे 2 साधु और उनके जो साथी थे उनको न्याय दिलाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसान की मौत का मामला सामने आया है। किसान की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा रहा है। किसान वीडियो में बता रहा है कि खेत पर जाते समय पुलिस ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की। वहीं इस पूरी घटना के बाद शुरुआती कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। हम अब तो खेत में गाय देखने गए, आई नहीं रही जंगल से जाके, तो पुलिस की गाड़ी आई 2, एक 2 व्हीलर एक 4 व्हीलर। तो जी यहाँ से हमें बुलाया कि युवा कहाँ चल रहा, चल बता। तो मैंने बोला हमें नहीं है मालूम। कहते किसी को जानते हैं? हम नहीं जानते। तो वो जी उतरे और मारने लगे। आज इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। परिजनों के द्वारा जो है ये आरोप लगाया जा रहा है, एक वीडियो भी उनके द्वारा दिखाया गया है जिसमें जो कुशवाहा जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के नाम उन्होंने लिए हैं गोरा बाजार के, उनके द्वारा मारपीट की गई है। उसका हमने CSP साहब से मर्ग जाँच करा रहे हैं, पंचनामा
उसका वीडियोग्राफी कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया जो है एसपी साहब के द्वारा जिन कर्मचारियों का उन्होंने जिक्र किया है अपने वीडियो में, उनको सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और जांच सीएसपी साहब करेंगे। तो जांच के दौरान देखेंगे, ये रिपोर्ट भी देखेंगे, अगर उन चोटों के कारण मौत हुई है तो निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन गाइडलाइन को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती ने केरल सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। केरल सरकार अब लॉकडाउन में दी गई छूट पर फिर से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस संबंध में कहा कि केंद्र और राज्य के बीच कोई तनातनी नहीं हुई है। केरल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। नाई की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और रेस्टोरेंट केवल ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। केरल में 6 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें से सभी कुन्नूर के मामले हैं। इनमें से 5 लोग विदेश लौटे हैं। एक ऐसा वक्त था जब केरल की स्थिति हाथ से बाहर जाने वाली थी, लेकिन संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर हमने स्थिति को काबू में किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि लॉकडाउन में छूट कैसे दी जाए। इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में केरल सरकार ने केंद्र के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए कुछ ऐसी राहत देने का भी फैसला कर लिया जो एमएचए की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।